हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। अभी तक हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है और उसका विकास कैसे हुआ, ये डिस्कस किया था। तीसरी क्लास में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को समझा, जो कि आपकी टेलर ने दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और इनकी जो बुक के नाम क्या थे, 4 बुक के नाम मैंने बताए थे आपको। सबसे पहली बुक का नाम क्या था, ए पीस रेट सिस्टम। दूसरी बुक शॉप मैनेजमेंट। तीसरी बुक आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स। और चौथी बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद टेलर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था फंक्शनल फोरमैनशिप का, और इन्होंने मेंटल रेवोल्यूशन की भी बात की थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब याद होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। एग्ज़ाम हमारे 21 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है नेट जेआरएफ का। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेवेंट हमें पढ़ना होगा। ठीक है, और एक टॉपिक पर आपको पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, जितना ज़रूरत है उतना पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, क्लासिकल थ्योरी से मेनली 3 थिंकर जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला थिंकर है क्लासिकल थ्योरी से हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल क्लासिकल थ्योरी से जुड़े हुए थिंकर हैं। दूसरे हैं हमारे गुलिक और उर्विक। तीसरे हैं हमारे मोने और रेले। ठीक है, तो हेनरी फ्योल को फ्रेंड्स फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी कहा जाता है। हेनरी फ्योल एक ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई भी अंतर नहीं किया था। ठीक है, तो और हेनरी फ्योल ने जो है 5 एलिमेंट्स बताए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था POCCC। ठीक है, POCCC वर्ड किसने यूज़ किया था, हेनरी फ्योल ने। तो इसका मतलब क्या होता है, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कमांडिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, C फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये उन्होंने 5 एलिमेंट बताए थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो फिर हेनरी फ्योल की बुक्स के नाम क्या थे फ्रेंड्स? इस स्लाइड के बाद मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगी। ठीक है, वहाँ से आप ये सब नोट भी कर सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए अभी समझ लीजिए, फिर आगे चलकर वीडियो को पॉज कर कर जहाँ मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी ना, वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, अभी समझ लीजिए। देखिए, तो हेनरी फ्योल की बुक्स के नाम क्या थे? हेनरी फ्योल की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक बुक का नाम है इनका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1908 में इनकी पब्लिश हुई थी। दूसरी बुक का नाम है इनका जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जो कि 1916 में इनकी पब्लिश हुई थी। तीसरी बुक है इनकी द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये 1923 में पब्लिश हुई थी। इनकी 3 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना लेना। ठीक है, अच्छा, तो फ्रेंड्स, जो हेनरी फ्योल थे इन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ बताई थी। सबका ध्यान कहाँ है इनका, सबका ध्यान जो भी ये थ्योरी दे रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड दे रहे हैं, कि जो कोई संगठन है या कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आखिर ऐसा क्या किया जाए। तो इन सब का ध्यान टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा होता है, कि आप टेक्निक के द्वारा जो है उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कार्यकुशलता को अच्छा कर सकते हैं। तो ये भी फाइनेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग की बात करते हैं, टेक्निकल चीज़ों की बात करते हैं। तो ये सब था हेनरी फ्योल के बारे में। चलिए देखिए, गुलिक एंड उर्विक के बारे में समझते हैं। जो गुलिक एंड उर्विक थे, इनके टाइम में क्लासिकल थ्योरी बिल्कुल अपने पिक पर थी। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी इनके टाइम में अपने पिक पर थी बिल्कुल। गुलिक था फ्रेंड, गुलिक ने जो है एक 4P फॉर्मूला दिया था, 4P फॉर्मूला। ठीक है, तो 4P फॉर्मूला क्या था? पहले P का मतलब था पर्पस, दूसरे P का मतलब था प्रोसेस, और तीसरे P का मतलब था पर्सन, चौथे P का मतलब था प्लेस। ठीक है, तो यही गुलिक का क्या था, ये 4P फॉर्मूला था गुलिक का। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। ठीक है, ये तो आपसे ये पूछ सकता है कि 4P फॉर्मूला किसने दिया था, तो गुलिक ने दिया था। ठीक है, आपको पता ही होगा, मैं लास्ट क्लास में भी बताई थी कि गुलिक जो है एक वर्ड का यूज़ किया था। इन्होंने भी ये है एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताए थे, पोस्ट कोर्ब।
तो पोस्ट कोर्ब वर्ड का यूज़ किसने किया था? गुलीक ने किया था, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है पोस्ट कोर्ब? पी फॉर प्लानिंग, ठीक है, पी फॉर प्लानिंग, और ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, है ना, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग, ठीक है। इस पोस्ट कोर्ब का मतलब होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है। तो पोस्ट कोर्ब वर्ड का यूज़ किसने किया था? गुलीक ने किया था, ठीक है, याद रखना। तीसरे थिंकर हैं हमारे मोने एंड रेले। तो मोने एंड रेले ने फ्रेंड्स 4 प्रिंसिपल दिए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 4 प्रिंसिपल कौन से दिए थे इन्होंने? जो 4 प्रिंसिपल दिए थे, एक मिनट, जो 4 प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे, पहला था कोऑर्डिनेशन, इन्होंने कोऑर्डिनेशन की बात की। दूसरा था स्केलर प्रोसेस, दूसरा क्या था? स्केलर प्रोसेस। ये पेपर में भी आया था कि स्केलर प्रोसेस वर्ड का यूज़ किसने किया था? तो मोने एंड रेले ने किया था। तीसरा था फंक्शनल डिफरेंशिएशन, ठीक है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। और चौथा क्या था? लाइन एंड स्टाफ, ठीक है। तो 4 प्रिंसिपल दिए थे मोने एंड रेले ने। पहला था कोऑर्डिनेशन, दूसरा था स्केलर प्रोसेस, तीसरा था फंक्शनल डिफरेंशिएशन, और चौथा था लाइन एंड स्टाफ, ठीक है। आगे आप नोट कर लेना आराम से, अभी बस समझ लो कि अच्छा इन्होंने ये दिए थे, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगी प्रॉपर, वो हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोने एंड रेले के बारे में। और देखिए इनकी बुक की अगर बात करें मोने एंड रेले की, तो इनकी 2 बुक हैं। पहली बुक का नाम है ऑनवर्ड इंडस्ट्री, ऑनवर्ड इंडस्ट्री। दूसरी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा? क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी में हमने 3 थिंकर के बारे में देखा, हेनरी फ्योल, गुलीक और उर्विक, मोने एंड रेले, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो क्लासिकल थ्योरी है, ये दिस इज़ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी की जो है इसका क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी का क्या हुआ है? क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना की थी किसने? मार्च एंड साइमन ने। स्पेशली आप साइमन का नाम याद रखना। तो क्लासिकल थ्योरी की आलोचना किसने की थी? साइमन ने की थी। कैसे की थी? तो साइमन ने क्लासिकल थ्योरी को क्या कहा? मशीन मॉडल बताया, ठीक है, कि क्लासिकल थ्योरी क्या है? एक मशीन मॉडल है। मशीन मॉडल क्यों कहा क्लासिकल थ्योरी को? बिकॉज क्लासिकल थ्योरी जो है वो सिर्फ टेक्निकल चीज़ों की बात करती है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ना। तो क्लासिकल थ्योरी किस चीज़ की बात करती है? सिर्फ टेक्निकल चीज़ों की बात करती है। कहीं भी ये ह्यूमन की बात कर रही है? ह्यूमन डायमेंशन को देख रही है? नहीं देख रही है, ठीक है। सिर्फ टेक्निकल चीज़ें, बजटिंग, रिपोर्टिंग, मैनेजिंग, है ना, ये सारी चीज़ों की बात कर रही है। इसीलिए साइमन ने क्लासिकल थ्योरी की क्रिटिसिज्म किया मशीन मॉडल कहकर, कि ये मशीन मॉडल है बिकॉज ये इग्नोर करती है ह्यूमन डायमेंशन को ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फॉर इग्नोरिंग द ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी क्लासिकल थ्योरी थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, मैं बताई थी ना आपको कि हैंड रिटन नोट्स हैं आज मेरे पास। ये देखिए, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं एक बार आपको इसमें भी बता देती हूँ, ठीक है। यही हमने अभी बात की है। देखिए क्लासिकल थ्योरी हमने आज पढ़ी। सबसे पहले थिंकर कौन थे हमारे? हेनरी फ्योल, ठीक है। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ही डिड नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कोई भी अंतर नहीं किया है। ये नोट्स एकदम टू द पॉइंट है, ठीक है। इसको रफ कर देती हूँ, आप बना लेना अपने नोट्स। ये देखिए, बुक्स ऑफ हेनरी फ्योल। तो बुक्स क्या हैं हेनरी फ्योल की? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, 1908 में पब्लिश हुई थी। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में। द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट 1923 में, ठीक है। ये देखिए, हेनरी फ्योल ने कुछ एक्टिविटीज़ बताई हैं। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब कि एक इंडस्ट्री के अंदर अगर अच्छा उत्पादन हो, ठीक है, उसको हमें अच्छे से उसका करना है उत्पादन, तो क्या एक्टिविटी होनी चाहिए? तो हेनरी फ्योल ने कहा कि उसकी जो है फाइनेंशियल, वित्तीय, उस पर ध्यान दीजिए, अकाउंटिंग पर ध्यान दीजिए, टेक्निकल चीज़ों पर ध्यान दीजिए, कमर्शियल मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, सिक्योरिटी का ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेनरी फ्योल ने कहा कि एक इंडस्ट्री में होना ज़रूरी है, ठीक है, अगर आप उसका अच्छा उत्पादन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हेनरी फ्योल हो गए, देखिए, ठीक है। अभी हाँ, ये मैं बताई कि हेनरी फ्योल जो है 5 एलिमेंट बताए हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। और एक वर्ड यूज़ किए हैं POCCC, तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से लिखा है, P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो हेनरी फ्योल 14 प्रिंसिपल भी दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, 14 के 14 याद करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस ये देख लीजिए कि डिवीज़न ऑफ वर्क अच्छा बताए थे, ठीक है, कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, स्केलर चेन होना चाहिए, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ठीक है। ये वर्ड्स ये यूज़ किए थे हेनरी फ्योल, तो आप इतना याद रखना, ठीक है। तो हेनरी फ्योल हमारा हो गया, और आप यहाँ से अच्छे से नोट्स भी अपने बना सकते हैं देखकर, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अभी हम देखते हैं गुलिक एंड उर्विक के बारे में, ठीक है। देखिए, गुलिक एंड उर्विक, गुलिक क्लासिकल थ्योरी रीच्ड to its peak in 1937 when papers on the science of administration by Gulick and Urvik was published। मैं बताई थी ना कि क्लासिकल थ्योरी अपने पिक पर थी इस टाइम, है ना, गुलिक एंड उर्विक के टाइम में। इनका एक स्टडी किया था इन्होंने जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था। गुलिक एंड उर्विक फर्दर इलेबोरेटेड द आइडिया ऑफ हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल के आइडिया को इन्होंने आगे बढ़ाया, गुलिक और उर्विक ने, ठीक है। दे ट्राइड टू डेवलप न्यूट्रल प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिज़ाइन। इन्होंने कुछ अपना न्यूट्रल जो है डेवलप करने का कोशिश किया, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करने का कोशिश किया। तो गुलिक का 4P फॉर्मूला, गुलिक का 4P फॉर्मूला क्या था? P फॉर पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस, ठीक है। गुलिक ने 7 एलिमेंट बताए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसके लिए उन्होंने पोस्ट कॉर्ब वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ठीक है। तो ये सब ध्यान देख लेना। गुलिक ने 10 प्रिंसिपल बताए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उर्विक ने 8 प्रिंसिपल बताए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। ये इनकी बुक का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप ये मत सोचना कि अच्छा 10 प्रिंसिपल कहाँ हैं, 8 प्रिंसिपल कहाँ हैं, वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ की पॉइंट होते हैं जो हमें याद रखना होता है, ठीक है। अब 14 प्रिंसिपल हम याद करने थोड़ी बैठेंगे कि भाई क्या सब थे, बस एक आइडिया हो गया, ठीक है, कि ये सब जो है ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, तभी साइमन आज आगे जाकर इनकी क्या करेगा, क्रिटिसिज्म करेगा, ठीक है। देखिए, मोने एंड रेले, मोने एंड रेले की बुक का नाम क्या है? ऑनवर्ड इंडस्ट्री, एक बुक इनकी ये है, और द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये दूसरी बुक है इनकी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये मोने एंड रेले की 2 बुक्स हैं। ये 4 प्रिंसिपल बताए थे, है ना, ऑर्गेनाइजेशन के। तो पहला कोऑर्डिनेशन, स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, लाइन एंड स्टाफ, ठीक है। स्केलर प्रोसेस प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि इस वर्ड का यूज़ किसने किया है? मोने एंड रेले ने किया है, ठीक है। देखिए, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, तो क्लासिकल थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज़ किया था, किसने इसकी आलोचना करी थी? मार्च एंड साइमन ने, ठीक है। मार्च एंड साइमन ने क्लासिकल थ्योरी को आलोचना की। मार्च एंड साइमन हैज़ डिस्क्राइब्ड क्लासिकल थ्योरी एज मशीन मॉडल फॉर इग्नोरिंग द ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ह्यूमन डायमेंशन को इग्नोर करती है, इसलिए साइमन ने इसको मशीन मॉडल कहा है, ठीक है। तो ये इसकी आलोचना हो गई। आप अपने नोट्स ज़रूर बना लेना, ठीक है। अपने नोट्स ज़्यादा समझ में आते हैं ना, यहीं सब से देखकर अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। मैं ये रफ कर देती हूँ। देखिए, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपने देख लिया, ये हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। ये वीडियो पॉज कर कर आप अपने बना लेना। क्लासिकल थ्योरी, हेनरी फ्योल हमने देखे, फिर हमने गुलिक एंड उर्विक देखे, ठीक है। इसके बाद हमने मोने एंड रेले को देखा, ठीक। ये देखिए, एक चीज़ और है आपके लिए, आप अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बार बार आप बोलते हैं कि कोई बुक सजेस्ट कीजिए, वैसे तो टाइम है नहीं उतना कि आप अभी बुक पढ़ने बैठें, ठीक है, पूरा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। होता है ना कि बुक पढ़ने से ही किसी को सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो ये देखिए, ये राजेश मिश्रा सर की बुक है। अगर आप लेना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि राजेश मिश्रा सर की बुक आती है, जो कि स्पेशली नेट के लिए ही डिज़ाइन की गई है, ठीक है। ये आपकी यूनिट 10 की 10 यूनिट में बटी होती है, तो अच्छी बुक है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस बुक को ले सकते हैं, राजेश मिश्रा सर की, ठीक है। तो ये उसी का ही है कुछ,
तो आज हमने क्या पढ़ा, क्लासिकल थ्योरी पढ़ा। ठीक है, तो आप इसमें से भी पढ़ सकते हैं, इस टॉपिक को एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा। ये रहा परंपरागत सिद्धांत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी को परंपरागत सिद्धांत। ठीक है, ज़्यादा हिंदी के चक्कर में पढ़ना मत, क्योंकि उतना समझ नहीं आता हिंदी से, है ना। देखिए परंपरागत सिद्धांत, पहली लाइन क्या है, प्रशासन में इस सिद्धांत का विकास 20वीं सदी के पूर्वोत्तर में हुआ था। ठीक है, इसके मुख्य प्रवर्तक कौन है, हेनरी फ्योल, देख लिया हमने। लूथर गुलिक हैं, ठीक है, उर्विक हैं, मोने हैं, रैले हैं, मैरी पार्कर फोलेट हैं। ठीक है, ये इसके मुख्य प्रवर्तक हैं। अच्छा, क्लासिकीय सिद्धांत के अन्य नाम परंपरागत सिद्धांत, औपचारिक संगठन सिद्धांत, यांत्रिक सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, एक एक लाइन यहाँ पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए मार्क और साइमन ने इसे प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत कहा है। यह सिद्धांत औपचारिक संगठनिक संरचना और प्रशासनिक की विधि पर बल देता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, विशिष्टीकरण, वर्गीकरण, तर्क संगति, अवैयक्तिकता और कुशलता। श्रम विभाजन इस सिद्धांत की केंद्रीय विशेषता है। ठीक है, श्रम विभाजन इस सिद्धांत की केंद्रीय विशेषता है। देखिए गुलीक और उर्विक, है ना, गुलीक और उर्विक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ यह सिद्धांत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा। हमने देखा ना कि गुलीक और उर्विक के टाइम में ये जो क्लासिकल थ्योरी थी अपने पिक पर थी। संगठन कुछ मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप बना हो तब उसकी कुशलता और अर्थव्यवस्था की अधिकतम बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि संगठन अगर कुछ मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप बना हो, ठीक है, तब उसकी कुशलता और अर्थव्यवस्था को अधिकतम बेहतर बनाया जा सकता है। संगठन के सिद्धांत निर्धारित करना उनका मुख्य काम बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो देखा आपने क्या क्लासिकल थ्योरी है। चलिए आगे देखते हैं, हेनरी फ्योल। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेशली हेनरी फ्योल के बारे में दिया है। हेनरी फ्योल, यह एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल जो थे एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। इन्हें परंपरागत सिद्धांत का पिता कहा जाता है, हम देख चुके हैं। ठीक है, ये देखिए इन्होंने 1916 में जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने सभी प्रकार के संगठनों के लिए कुछ सिद्धांत दिए, जिनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रशासनिक क्रियाओं का वर्गीकरण, प्रशासन के मूल तत्व, प्रशासन के सिद्धांत। ठीक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बार बार बता रही हूँ हेनरी फ्योल के बारे में। देखिए वे लोक व असार्वजनिक प्रशासन में भेद नहीं करते थे। यही बोल रहे हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हेनरी फ्योल कोई अंतर नहीं करते। ठीक है, फ्योल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की सभी गतिविधियों को 6 हिस्सों में बांटा है। ठीक है, तो जो अभी बताई थी ना आपको कि हेनरी फ्योल ने कौन से वर्ड का यूज़ किया था, PO CCC, तो ये वही है। देखिए 6 हिस्सों में बांटा है, तकनीकी गतिविधियाँ, वाणिज्यिक गतिविधियाँ, वित्तीय गतिविधियाँ, सुरक्षा संबंधी गतिविधियाँ, लेखा गतिविधियाँ, प्रबंधकीय गतिविधियाँ। ठीक है, तो ये वही 6 हिस्से हैं। देखिए प्रशासन के तत्व, हाँ ये रहा प्रशासन के तत्व। मैं बताई थी कि हेनरी फ्योल ने प्रशासन के तत्वों को PO CCC से कोट किया है। ठीक है, ये इस वर्ड का यूज़ किया था, PO CCC। P फॉर प्लानिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, फ्योल के अनुसार प्रशासन PO CCC को समेटता है, जिसका अर्थ है योजना, संगठित करना, निर्देशित करना, तालमेल और नियंत्रण। फ्योल के अनुसार उच्च स्तरों पर तकनीकी क्षमता नहीं। देखिए ये इम्पोर्टेंट है लाइन इनकी, जो समझने लायक है थोड़ा। ठीक है, देखिए फ्योल के अनुसार उच्च स्तरों पर तकनीकी क्षमता नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी इनसे पहले हमने क्या पढ़ा था, टेलर पढ़े थे ना। अभी इनका टेलर से कंपैरिजन हम करेंगे कि टेलर किन बातों पर बल देते हैं और हेनरी फ्योल किन चीज़ों पर बल देते हैं। ठीक है, तो हेनरी फ्योल ने क्या कहा कि उच्च स्तरों पर तकनीकी क्षमता नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमता की ज़रूरत होती है। संगठन को इन्होंने 2 भागों में बांटा, भौतिक संगठन और मानव संगठन। ठीक है, भौतिक संगठन में संरचनाएं और भवन वगैरह आएंगे, मानव संगठन में मानव संसाधन आएंगे। ठीक है, तो हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासनिक योग्यता तकनीकी योग्यता से उच्च होती है। ध्यान से देखिए, तो हेनरी फ्योल किस चीज़ का सपोर्ट कर रहे हैं, हेनरी फ्योल
प्रशासनिक योग्यता का ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, फ्योल के अनुसार प्रशासनिक योग्यता तकनीकी योग्यता से उच्च होती है तथा उच्च स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक योग्यता व निम्न कर्मचारियों के लिए तकनीकी योग्यता आवश्यक होती है। हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि जो उच्च स्तर के अधिक कर्मचारी हैं ना, उनके लिए प्रशासनिक योग्यता ज़रूरी है, और जो निम्न कर्मचारी हैं उनके लिए क्या, उनके लिए तकनीकी योग्यता ज़रूरी है। ठीक है, यही तो कहना चाह रहे हैं। देखिए, हेनरी फ्योल पहले विचारक हैं जिन्होंने कहा कि सभी स्तर के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, पहले विचारक हैं। अच्छा, हेनरी फ्योल ने प्रशासकों की 6 योग्यताएं निर्धारित की, जो इस प्रकार हैं कि भौतिक योग्यता, ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई प्रशासक है, अगर ठीक है कोई प्रशासक है तो उसके अंदर ये 6 क्वालिटी का होना ज़रूरी है। भौतिक योग्यता, मानसिक योग्यता, नैतिक योग्यता, सामान्य शिक्षा, विशेष ज्ञान और अनुभव। ठीक है, तो ये था आपका सर की बुक से। तो हेनरी फ्योल के बारे में हमने देखा। ठीक है, देखिए, प्रशासन के मूल सिद्धांत, ये हेनरी फ्योल ही अभी चल रहा है। तो हेनरी फ्योल ने प्रशासन के 14 सिद्धांतों का उल्लेख किया। यह सिद्धांत कठोर नहीं है और इनमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा समय के साथ इन सिद्धांतों की वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो बताई थी ना कि 14 सिद्धांत है, याद नहीं करना है, एक बार देख लीजिए क्या है 14 सिद्धांत। कार्य विभाजन पर फोकस करते हैं, प्राधिकार और जिम्मेदारी, अनुशासन, निर्देशों में एकता, निर्देशन में एकता, सामान्य हित सर्वोपरि, पारिश्रमिक, केंद्रीयकरण, स्केलीय श्रृंखला, क्रम व्यवस्था, साम्य, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, पहल, सैन्य भावना। ठीक है, तो ये सब थे, ये आप देख लीजिए। हमने इससे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ी थी ना, और जिसमें हमने देखा था टेलर ने वो दी थी। तो यहाँ पर टेलर और हेनरी फ्योल के बीच तुलना की जा रही है। ठीक है, कि टेलर किस चीज़ पर ध्यान देते हैं और हेनरी फ्योल। देखिए, टेलर ने निम्न स्तर शॉप फ्लोर के कर्मचारियों की गतिविधियों का विश्लेषण किया है, जबकि फ्योल ने उच्च स्तर टॉप फ्लोर के प्रबंधकों की गतिविधियों का विश्लेषण किया है। तो ये चीज़ आप याद रखना, हो सकता है एमसीक्यू में कुछ पूछ ले। ठीक है, तो टेलर जो है, टेलर शॉप फ्लोर के कर्मचारियों की यानी कि निम्न स्तर के गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। हेनरी फ्योल उच्च स्तर के प्रबंधकों की गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, देखिए, टेलर का सिद्धांत निम्न उच्च सिद्धांत कहलाता है, जबकि फ्योल का सिद्धांत उच्च निम्न सिद्धांत कहलाता है। टेलर का संबंध श्रमिकों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने से है, जबकि हेनरी फ्योल का उद्देश्य प्रबंधन का सिद्धांत देना है, जिसे वे सार्वभौम सामान्य सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, टेलर का सिद्धांत वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है, जिसे उन्होंने अमेरिकी फर्मों में प्रयोग किया था, जबकि फ्योल व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चमक दिख रहा होगा। टेलर महोदय तकनीकी कार्यों पर, जबकि फ्योल प्रशासनिक कार्यों पर जोर देते हैं। ठीक है, याद रखना, टेलर जो हैं वो तकनीकी कार्यों पर, टेक्निकल वर्क्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हेनरी फ्योल प्रशासनिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए, लूथर गुलिक तथा उर्विक द्वारा पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी गई। यह पुस्तक परंपरागत सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, लूथर गुलिक के अनुसार संगठन की संरचना उसके कार्यों को निर्धारित करती है, अतः श्रमिकों की अपेक्षा संगठन पर अधिक बल दिया। ठीक है, देखिए, देखिए, लूथर गुलिक ने अपने सिद्धांतों को, गुलिक ने, ठीक है, 2 भागों में विभाजित किया, प्रशासन के तत्व और प्रशासन के सिद्धांत। प्रशासन के तत्व, लूथर गुलिक ने प्रशासन के तत्वों को पोस्ट कोर्ब के माध्यम से समझाया। बताई थी ना कि गुलिक ने कौन से वर्ड का यूज़ किया है, पोस्ट कोर्ब वर्ड का यूज़ किया है, जिसका क्या मतलब होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है, प्रशासन के सिद्धांत, इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांतों को 10 भागों में विभाजित किया। कार्य का विभाजन, विभागीय संगठनों के कार्यों के विभाजन के लिए 4P फॉर्मूला दिया। 4P में सम्मिलित हैं पर्पस, प्रोसेस, प्लेस, पर्सन, बता चुकी हूँ। ठीक है, विभागीय संगठनों का आधार, पदानुक्रम द्वारा समन्वय, ये इन्होंने जो 10 प्रशासनिक सिद्धांत दिए हैं ये वो हैं। विचार युक्त समन्वय, समितियों के माध्यम से समन्वय, विकेंद्रीकरण। देखिए, आदेश की एकता, स्टाफ और लाइन,
डेलीगेशन, डेलीगेशन प्रत्यायोजन। अच्छा, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। देखिए, प्रत्यायोजन के तहत उच्चस्थ अधिकारी या राजनीतिक कार्यपालिका अपने अधिकारों तथा शक्तियों को अपने अधीनस्थ को निश्चित उद्देश्य के लिए सौंपते हैं। ठीक है, तो डेलीगेशन क्या होता है, इसमें कोई जो उच्च अधिकारी होता है ना, तो वो अपने कार्य को अपने जो इसका नीचे जो होता है, ठीक है, अधीनस्थ को अपने से नीचे को दे देता है किसी उद्देश्य के लिए, वही डेलीगेशन होता है। नियंत्रण का क्षेत्र, एक प्रशासनिक अधिकारी आसानी से कितना नियंत्रण कर सकता है। ये सब क्या थे, ये जो हैं, ये सब जो गुलीक ने 10 सिद्धांत दिए थे ना, 10 प्रशासनिक सिद्धांत, ये वही हैं। ठीक है, तो प्रशासन के सिद्धांत। उर्विक, उर्विक के बारे में देखते हैं। उर्विक, गुलीक व उर्विक का योगदान संगठन की क्रियाशीलता के निर्धारण में उसकी संरचना पर बल दिया है। सिद्धांतों का संबंध औपचारिक संगठन के संगठन तंत्र से है और उनका लक्ष्य सांगठनिक कुशलता का स्तर उच्च करना है। संगठनों की कार्यकुशलता के लिए 8 नियम बताए। किसने बताए थे, उर्विक ने। किसने, गुलीक ने कितने दिए थे, 10 दिए थे ना, उर्विक ने 8 बताए हैं। ठीक है, ये उद्देश्य देखिए, पहला क्या है, उद्देश्यों के नियम, आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा क्या है, सादृश्यता का नियम, उत्तरदायित्व का नियम, सोपानवध का नियम। ठीक है, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, कार्य विभाजन, समन्वय का परिभाषा का सिद्धांत। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने तो बुक नहीं पढ़ी है ना। बहुत से लोग होते हैं जब तक बुक नहीं पढ़ते उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, पीएचडी करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, देख लीजिए। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी आई थिंक हम उर्विक के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये देखिए, उर्विक के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो और क्या लिखा है देखते हैं। प्रत्येक कर्मचारी का कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा। 1943 में उर्विक महोदय ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 29 सिद्धांत बताए जो टेलर तथा हेनरी फ्योल के विचारों पर आधारित हैं। ठीक है, अभी मोने और रैले के सिद्धांत देखिए, हमारे गुलीक और उर्विक हो चुके हैं। अभी हमें किसके बारे में जानना है, मोने और रेले के सिद्धांत। तो वही है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, स्केलर प्रोसेस बताई थी ना ये वर्ड में, मोने से रिलेटेड है। स्केलर प्रोसेस, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, लाइन एंड स्टाफ, इनकी बात करते हैं ये। तो मोने और रैले ने संगठन चार्टों और मैनुअलों को लोकप्रिय बनाया। क्लासिकीय सिद्धांत की आलोचना, ठीक है, वो हो चुका है। अब आलोचना किसने की थी, आपको पता ही है क्यों क्लासिकल थ्योरी की आलोचना होती है, बिकॉज ये एक अवैज्ञानिक सिद्धांत। देखिए, यह संगठन के मानवीय आयाम की उपेक्षा करता है। मेन यही है कि यह संगठन के मानवीय आयाम की उपेक्षा करता है, इग्नोर करता है ह्यूमन डायमेंशन को, क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, देखिए, वॉरेन बेनिस के अनुसार क्लासिकीय सिद्धांत का ध्यान जनता रहित संगठन पर है, जनता रहित संगठन पर है ना, जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया। साइमन साइमन व मार्च ने इसे मशीन मॉडल का सिद्धांत कहा। ठीक है, देख लीजिए, साइमन व मार्च ने इसे मशीन मॉडल का सिद्धांत कहा। क्लासिकीय सिद्धांत एटमी या मनुष्यों को संगठन के साथ मनुष्यों से काट कर देखता है, स्वैच्छिकतापूर्ण, क्योंकि मनुष्य समूहों द्वारा नियंत्रण के प्रति प्रतिरक्षित है। इस सिद्धांत को यांत्रिक माना गया है ना, मशीन मॉडल कहा गया है। तो देखिए, इस सिद्धांत के सबसे अहम आलोचक हर्बर्ट साइमन है, बस आपको यही याद रखना है। सबसे अहम आलोचक कौन है, हर्बर्ट साइमन। उन्होंने संगठन के सिद्धांतों की व्याख्या कहावतों, मिथ को, नारों, आडंबरपूर्ण मूर्खताओं के रूप में की। ये वर्ड ध्यान रखना है, ऐसे पूछ लेते हैं कि इस वर्ड से किसने आलोचना की, तो हर्बर्ट साइमन ने की। ठीक है, देखिए, तो यही है, हो गया आपका ये। ठीक है, आगे तो फिर मैरी पार्कर, नेक्स्ट क्लास में हम मैरी पार्कर फोलेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो तब हम इनके बारे में यहाँ से भी देख लेंगे। तो अगर आपको मतलब ये सब पढ़ना है ना, तो वीडियो पॉज करके आराम से इसको आप पढ़ सकते हैं, इतना ही दिया हुआ है बुक के अंदर। वैसे मैं आपको ये सब बता चुकी हूँ। ठीक है, ये सब बहुत आसान भाषा में टू द पॉइंट मैंने शुरू में ही बता दिया था ऊपर ही। ठीक है, लेकिन ये मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए दिखा दिया आपको। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, कितनी हेल्पफुल है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।